हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेटर ब्रदर में। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर सेक्शन में एक और नई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। यह क्वेश्चन 8 जनवरी 2022 को हुए सीटेट के एग्जाम का मैथ का पेडागोजी का है। आपको जैसा कि मालूम ही होगा कि सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खास करके पेडागोजी कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में 8 जनवरी 2022 को हुए मैथ का पेडागोजी के सेक्शन के 15 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर एनालिसिस और पूरी अच्छे तरीके से सभी ऑप्शन और क्वेश्चन को साथ में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या गणित में एक रचनात्मक कक्षा को प्रदर्शित करता है। देखिए, रचनात्मक कक्षा उसे कहते हैं जिसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हो, बच्चे को गतिविधियों में शामिल करके सीखने का पूरे मौके जो है दिए जाते हैं। उसमें उसको जो है हम लोग रचनात्मक कक्षा कहते हैं। इसमें जो है स्टूडेंट की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा होती है और शिक्षक इसमें जो है बच्चों को सिर्फ हेल्प करते हैं उनकी गतिविधियों के जरिए जो है समस्याओं को हल करने में। तो चलिए 4 ऑप्शन देखते हैं कि सबसे बेहतरीन ऑप्शन कौन सा है। योग की परिकलन संबंधित समस्याओं पर शिक्षक एक मौखिक परीक्षा ले रहा है। देखिए, जोड़ घटाव जोड़ को सिखाने के लिए जो है मौखिक परीक्षा ले रहा है और छात्र हाथ खड़े करके उत्तर दे रहे हैं। इसमें जो है गतिविधि नहीं हुई, बच्चे जो है किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लिए। इस हिसाब से जो है ये आंसर ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। दूसरा है, शिक्षक ने श्याम पट पर यानी कि बोर्ड पर जो है विविध गणितीय पहेलियों को लिखा है और छात्र बारी बारी से एक एक करके उन्हें श्याम पट पर हल कर रहे हैं। तो इसमें भी गतिविधि नहीं हुआ, बच्चों के लिए गतिविधि यहाँ पर नहीं हुआ। शिक्षक कक्षा में नकली नोट, डंडियों का बंडल, गिन तारा लेकर आया और स्थानीय मान सिखाने के लिए छात्रों को सामूहिक गतिविधि में व्यस्त रखा। देखिए, यहाँ पर जो है गतिविधि जो है बच्चों को यहाँ पे शामिल किया जा रहा है गतिविधि में, जैसे कि नकली नोट ले आया, डंडी का बंडल ले आया गया है, गिन तारा यानी कि अबाकस ले आया है। और ये क्यों लाया है? क्योंकि उन बच्चों को जो है स्थानीय मान सिखाया जाएगा। इन सब से बच्चे खुद समझेंगे और इस गतिविधियों में भाग लेंगे। तो ये सबसे बेहतरीन अब तक के लिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है। अगला ऑप्शन हम लोग देखते हैं, शिक्षक स्थानीय मान सिखाने के लिए डीन्स ब्लॉक के उपयोग को प्रदर्शित कर रहा है और छात्र दिए गए निर्देशों को लिखने में व्यस्त है। तो इसमें भी भागीदारी बच्चों की बहुत ज़्यादा नहीं हुई, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो सबसे जो बेहतरीन ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षक के लिए कक्षा में भिन्न का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त होगा। देखिए, जो शिक्षक है वो बच्चों को जो है भिन्न सिखा रहा है यानी कि बटा सिखा रहा है। 1/2, 2/3 क्या होता है, इस तरह का जो है बच्चों को नया नया सिखाना चाह रहा है। तो सबसे बेहतरीन तरीका जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, चारों ऑप्शन में से देखते हैं। पानी से पूर्ण भरे हुए एक गिलास से 1/3 गिलास पानी पी लेने पर कितना पानी बचेगा। देखिए, 1/3 पी लेने पर तो ये तब बचा पाएगा बच्चा जब भिन्न जो है वो बच्चा जानता हो। यहाँ पर बात हो रही है भिन्न का परिचय देने के लिए यानी कि भिन्न सिखाने के लिए। अभी तो सीखा नहीं है तो 1/3 कहाँ से जानेगा, तो उस हिसाब से जो ये ऑप्शन बुरी तरह से गलत हो जाएगा। 1/2 का अर्थ क्या होता है, ये डायरेक्ट आप बोलिएगा बच्चों से तो नहीं बता पाएगा क्योंकि अभी वो सीखा ही नहीं है। इस तरह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप एक सेब को 4 दोस्तों में समान रूप से कैसे बांटेंगे। जी हाँ, यहाँ पर जो है बच्चों जो है गतिविधि में यहाँ पर शामिल होंगे। एक सेब को बच्चे जो है 4 दोस्तों में कैसे बांटेंगे, तो वो अपना अपना पक्ष रखेंगे कि कैसे बांटेंगे, टुकड़ा कितने करेंगे, कैसे कैसे टुकड़ा करेंगे। तो ये सबसे यहाँ पर अब तक की बेहतरीन ऑप्शन है। इससे जो है बटा उसको समझ में आ सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को एक कार्य को पूरा करने में 10 दिन लगते हैं तो एक दिन में कितना कार्य पूरा, तो ये जो है बच्चा पूरी तरह से जब भिन्न सीख लेगा तब ये क्वेश्चन को हल कर सकता है। तो इससे नहीं सीख पाएगा, अभी तो वो सीखा ही नहीं है, परिचय ही दे रहा है। तो उस हिसाब से ये ऑप्शन नहीं होगा। सबसे बेहतरीन ऑप्शन नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित का आकलन कर रहा है तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से देखते हैं। त्रुटि रहित परिकलन के लिए छात्रों को निरंतर परीक्षाएं लेना। देखिए, लगातार परीक्षाएं लेने की बात जो है, जो भारत की जो NEP है वो भी मना करता है। तो बार बार परीक्षाएं लेने से जो है यहाँ पर मसले का हल नहीं है। तो अगला देखते हैं, प्रतिपुष्टि और उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने के लिए बच्चे की प्रगति को एक समय की अवधि में अंकित करना। बिल्कुल ये सही है अब तक के हिसाब से। इससे हम लोग और भी देख लेते हैं। अधिगमकर्ताओं को प्रदर्शन को सुधारने के लिए उनमें प्रतिस्पर्धा की संचय करना।
यानी कि कंपटीशन की भावनाओं को जगाना। देखिए कंपटीशन की भावनाओं को जगाना कि वो जो पढ़ रहा है कंपटीशन में कुछ बेहतर करने के लिए कर रहा है, ये नेगेटिव होता है। प्रतिस्पर्धा करना, दिखावे के लिए काम करना, खुश होने के लिए काम करना, इस तरह की जो है बातें वो सब नेगेटिव होता है और इस तरह का आंसर गलत होता है। छात्रों को उनके प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेणीबद्ध पर महत्व देना। देखिए जो स्टूडेंट ज़्यादा नंबर ले आया है, जो कम नंबर लाया है, उसके हिसाब से जो है हम बच्चों को श्रेणी में रख रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इस हिसाब से जो है यहाँ पर सबसे बेहतरीन ऑप्शन नंबर 2 होगा और इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रीमान हरि अपनी कक्षा में भिन्न प्रकार की रंगोली चित्र प्रिंटेड दुपट्टे लेकर आया है। गणित में निम्नलिखित में से किन विषयों को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। देखिए प्रिंटेड कोई कपड़ा ले आया है, टीचर ने जो है प्रिंटेड कपड़ा को ले आया है जिस पर रंगोली बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, तो जो है ये जो है किस टॉपिक को जो है बेहतर, किस टॉपिक को समझाने के लिए ये कारगर साबित होगा। तो जैसे आपको मालूम होगा कि रंगोली का जो चित्र है उसमें जो है यह गुणनखंड का और गुणज का क्या लेना देना होगा। यहाँ पे देखिए क्योंकि उसमें बनी हुई है आकृति, बनी हुई है, शेप बना हुआ होगा। दूसरा ऑप्शन है आकृति और पैटर्न। जी हाँ, ये हो सकता है, आकृति और पैटर्न पूरी तरह से हो सकता है। भिन्न यानी कि बटा को समझना, भिन्न को समझना। भिन्न कैसे समझा जा सकता है एक चित्र से। स्थानीय मान समझना, स्थानीय मान समझना यानी कि प्लेस ऑर्डर समझना, तो ये कैसे हो सकता है। तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा यहाँ पर आकृति और पैटर्न को समझना, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अभ्यास सबसे उपयुक्त रूप से यह दर्शाने की आपके छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल अर्जित कर लिया है। देखिए सब इस चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें से कौन से ऑप्शन से आप पता ये लगा सकते हैं कि आपका जो स्टूडेंट है वो अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल जो है वो सीख गया है। यानी कि अमूर्त चीज़ों से, यानी कि किसी भी जो है 3D फिगर से, 3D चीज़ों के बगैर वह मन ही मन में जो है जवाब दे रहा है और समझ रहा है। या तो कौन सा जो है कैसे आप समझेंगे कि वो बच्चा सीख गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पैमाने का उपयोग करके रस्सी की लंबाई का मापना। देखिए रस्सी की यहाँ पर लंबाई का जो है माप रहा है, तो ये जो है ना यहाँ पर जो है ये रस्सी तो उसके सामने हो गया यानी कि मूर्त हो गया। जो मूर्त हो गया यानी कि वो जो है अज्ञात, यानी कि अज्ञात नहीं बल्कि वो उसके सामने रखी हुई रस्सी उसको नाप ले रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। दशमलव संख्या का निकटतम करना, तो ये भी नहीं हो सकता। पार्टी आयोजन करने के लिए संभावित कीमत लगाना। देखिए यहाँ पर जो है अभी मालूम नहीं है कि कितने कीमत जो है पार्टी होने वाले हैं और कितने खर्च होने वाले हैं, लेकिन वह आदमियों को गिन करके कि इतने आदमियों के लिए पार्टी का इंतजाम किया गया है, उस हिसाब से वो अनुमान लगा रहा है और अभी ज्ञात नहीं है फिर भी वो जो है अनुमान लगा रहा है, संभावित कीमत का पता लगा रहा है, तो उस हिसाब से जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे हम लोग और देख लेते हैं। एक वर्ष के रविवारों की संख्या का अनुमान लगाना, तो ये भी नहीं, तो सबसे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर जो है आपको नेगेटिव वर्ड ढूंढना है जो गणित के अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति अमूर्त होती है। बिल्कुल गणितीय अवधारणाओं की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अमूर्त होती है। इस बात को आप याद रख लीजिए। गणित में अवधारणाएं जो होती है वो रैखिक रूप से व्यवस्थित होती है। जी नहीं, रैखिक नहीं होती है। ये रैखिक का मतलब होता है कि किसी एक दिशा में ही व्यवस्थित होना, तो ऐसा नहीं होता है। गणितीय अवधारणाएं प्राकृतिक रूप से तर्क संगत होता है। बिल्कुल गणित में बगैर तर्क का गणित है ही नहीं। गणित में अवधारणाएं निगमित विवेचन और तर्क न पर आधारित होती है। बिल्कुल ये भी सही होती है, इसमें तर्क तो होता ही है। तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर रैखिक रूप जो बोल रहा है कि गणित में जो है रैखिक रूप से व्यवस्थित होता है कोई भी चीजें, तो ये बिल्कुल गलत है और हमारा गलत ही पूछ रहा है, तो ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है श्री अय्यूब विभाजन यानी कि भाग का सिद्धांत जो है कक्षा में शुरू अभी कर रहा है। उन्होंने 3 शिक्षण गतिविधियों को योजना बनाई है। तो यहाँ पर देखिए समझाने के लिए जो है 3 योजना बनाई है। अब आपको यहाँ पर जो है ना बताना है कि इन तीनों में से सबसे पहले किसको रखा जाएगा, यानी कि सही अरेंज जो है आपको करना है कि सबसे पहले आप किस जो है पॉइंट को रखेंगे। तो पहला पॉइंट है कि श्याम पट पर सरल विभाजन संबंधित कथन लिखकर उन्हें वास्तविक जीवन के उदाहरण से जोड़ना। विभाजन
की संभागी संरचना यानी कि इक्वल शेयरिंग को विभिन्न चित्रों के उपयोगों से समझाना। तीसरा है कई कंडकों या कांचों को समान संख्या के समूहों में व्यवस्थित करना। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहला काम यहाँ पर जो हम लोग करेंगे वो है कि कोई चीज़ को लाना ताकि उससे बच्चे जो है आसानी से समझ जाएं। तो यहाँ पर क्या ला रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए कि कंकड़ या कांचों को जो है यहाँ पर ला रहा है और उससे समझा रहा है भिन्न को। तो ये जो हो जाएगा नंबर 3 जो होगा हमें सबसे पहले होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बच्चों को जो है समझाने के लिए जो है आपको कोई मूर्त चीज़ें लानी होगी और सबसे पहले उसको किसी न किसी गतिविधि में शामिल करना होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है ये गतिविधि में जो है बच्चे शामिल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कई कंकड़ों और कांचों को समान संख्या में समूहों में व्यवस्थित कर रहा है। क्योंकि बच्चे यहाँ पर अब शामिल हो गए हैं गतिविधि में, तो सबसे पहले ये हो सकता है। विभाजन की संभागी संरचना को विभिन्न चित्रों के उपयोग से समझाना। उसके बाद जो है आप चित्र लाइए, कई तरह के चित्र लाइए ताकि बच्चे जो है उनमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो सके। तो सबसे पहले ये होगा। उसके बाद जो है बच्चे से कुछ सवाल पूछे जो बच्चे के जो है पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ हो या उससे जो है रिलेटेड हो। तो उसके बाद देखिए श्याम पट पर सरल विभाजन संबंधी कथन लिखकर उन्हें वास्तविक जीवन के उदाहरणों से जोड़ना। तो उसके बाद जो है ये हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले गतिविधि में शामिल होना, उसके बाद चित्र वगैरह जो भी है बनवाना, उसके बाद जो है बच्चे को जो है ज्ञान पूर्व ज्ञान से जोड़ना और उससे जुड़े प्रश्नों को जो है पूछना जिससे बच्चे पूरी तरह से समझ सके। तो यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा 3, 2 और 1। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 4 में जो है यहाँ पर जो है 3, 2, 1 है, तो इस सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं को मानचित्र यानी कि मैपिंग और दिग स्थान संबंधी समझ की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्न में से किसका एक संदर्भ क्रियाकलाप के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए छात्रों को एक नक्शे पर 2 शहरों के बीच की दूरी को मापने के लिए कहना, या छात्रों को यदि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर हो तो 5 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा हल करने के लिए कहना, या फिर छात्रों को एक ही आकृति जैसे कि वर्ग, वृत्त इत्यादि को विभिन्न क्षेत्रफल के साथ बनाने के लिए कहना, या फिर छात्रों को अपने स्वयं के घर के कागज पर बनाने के लिए कहना जिसमें विभिन्न कक्षों का सापेक्षिक आकार बना हुआ हो। बिल्कुल छात्रों को यहाँ पर जो है क्योंकि स्वयं के घर के कागज पर बनाने के लिए कहना जिसमें विभिन्न कक्षों को सापेक्षिक आकार बनाना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि बच्चे यहाँ पर स्वयं शामिल हो रहे हैं इस कार्य में, डायरेक्ट आंसर न देने के बजाय इसमें शामिल हो रहे हैं। तो सबसे बेहतरीन आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका नाम एक ज्यामितीय सिद्धांत के विकास से संबंधित है जो कि बच्चों में ज्यामितीय तर्क के विभिन्न स्तरों को वर्णन करता है। देखिए ज्यामितीय सिद्धांत जहां भी आपको पूछे तो आपको एक नाम याद रखना है, वैन हीले। वैन हीले ने ही ज्यामितीय सिद्धांत के विकास को जो है बताया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैन हीले। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। 4 उद्देश्यों में से कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार है गणित के क्षेत्र में। तो देखिए पहला, गणित मात्र अंक गणित है, बिल्कुल भी नहीं। प्राथमिक कक्षाओं में औपचारिक कलन विधि पढ़ाने पर बल दिया जाता है। देखिए यहाँ पर जो है फॉर्मल एल्गोरिथम पढ़ाने पर बल नहीं दिया जाता है। दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से गणित को प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल ये जो है दैनिक जीवन जहाँ पे आ जाए कि जिस बच्चे को दैनिक जीवन से जोड़ करके उसको कुछ सिखाया जा रहा है तो वो ऑप्शन पूरी तरह से पॉजिटिव माना जाता है। तो फिलहाल ये जो है इसका आंसर होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर केवल गणितीय खेलों को और क्रियाकलापों पर बल दिया जाना चाहिए। देखिए केवल गणितीय खेलों पर क्रियाकलापों पर बल दिया जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है, तो ये आंसर नहीं होगा। उस हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है पूरी तरह से सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक योग के प्रश्न में 87 + 16 को हल करने पर छात्र ने लिखा 87 + 16 बराबर यानी कि 913 लिख दिया हो। तो यहाँ पर देखिए क्या गलती किया है बच्चा ने, कैसे लिख दिया कि यहाँ पर जो है 6 और 7 को जोड़ा और 6 और 7 13 आता है, तो उसने क्या किया कि 13 का पूरा 13 लिख दिया, जबकि होना चाहिए था कि 13 का 3 लिखा था। और
8 और 1 9 और इसमें से एक बचा हुआ 10, यानी कि 10 लिखा था, यानी कि 103 आंसर होता। तो इसने जो है जो 13 जो आया, 13 में से 3 न लिख करके पूरा 13 लिख दिया, तो ये 913 हो गया, जो कि गलत हो गया। तो यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा छात्र द्वारा जो है दिए गए उत्तर की सर्वाधिक उपयुक्त प्रक्रिया को निरूपित करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यह छात्रों द्वारा दी गई एक साधारण त्रुटि है और अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देकर इसका जो है सुधार किया जा सकता है। देखिए, अधिक प्रश्न देना यहाँ पर कोई मामले का जो है हल नहीं होता है, तो इस हिसाब से जो है ये ऑप्शन पूरी तरह से जो है गलत हो जाएगा। अध्यापक द्वारा औपचारिक कलन विधि को श्याम पट पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए और छात्रों को चरणों अपन कॉपी में लिख लेना चाहिए। तो ये भी जो है बहुत ज़्यादा इसमें बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। छात्रों को पाठ्य पुस्तक में हल किए गए उदाहरणों दिखाया जाना चाहिए और हल करने के लिए समान प्रकार के 10 और प्रश्न दे दिए जाने चाहिए। देखिए, 10 प्रश्न और ले लेगा तो वो बच्चा रट लेगा कि इस तरह क्वेश्चन का आंसर ये होगा, उससे वह सीखेगा नहीं। तो इस हिसाब से ये आंसर भी गलत हो जाएगा। योग के समय पुनर्समूहीकरण और संख्याओं के स्थानीय मान की पुनः समूहीकरण के उदाहरणों को सुदृढ़ करने के लिए मूर्त हस्त कौशल सामग्री को उपयोग। देखिए, जहाँ पर भी मूर्त चीज़ों को लेकर के समझाया जा रहा है, कोई भी गतिविधि में भाग बच्चों को किया जा रहा है, वो आंसर पूरी तरह से सही होता है। और यहाँ पर भी वही है कि मूर्त और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, तो ये पूरी तरह से जो है ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित उपागम नहीं है। नेगेटिव और जो निगेटिव आंसर यहाँ पर ढूंढना है जो गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए, आगमनात्मक और निगमनात्मक ये तो गणित में होता ही है। समस्या समाधान ये तो पूरी तरह से होता है। विश्लेषण और संश्लेषण दोनों होता है। ड्रिल और अभ्यास ये नहीं होता है, ये मैथ में नहीं होता है, ये गणित शिक्षण अधिगम में नहीं होता है। तो इसका जो है निगेटिव पूछ रहा था और ये है निगेटिव, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको रचनात्मक आकलन में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर भी जो है यहाँ पर आपको निगेटिव आंसर पूछा है कि रचनात्मक आकलन में किसको हम सम्मिलित नहीं कर सकते, यानी क्रिएटिविटी में। यानी कि देखिए, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड यानी कि एनाकोडटल रिकॉर्ड जो है ये तो मैथ में होता ही है। यहाँ पर देखिए, टर्म एंड एग्जामिनेशन, देखिए एंड एग्जामिनेशन, एंड में एग्जाम लेना ये नहीं होता है। तो ये फिलहाल जो है निगेटिव वर्ड लग रहा है, लेकिन आगे हम लोग देख लेते हैं। फील्ड ट्रिप ये तो पूरी तरह से होता है। पोर्टफोलियो भी होता है मैथ में। तो यहाँ पर जो है सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसको सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको सिमुलेशन सॉफ्टवेयर काम क्या करता है वो समझिए। देखिए, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वह सिमिलर चीज़ों को जो है सिमिलर चीज़ों को जो है हाईलाइट करने का काम करता है। जो एक तरह की चीज़ें हैं उसको वो जो है चुन लेगा। जैसे कि अगर किसी भी वृत्त का या भी किसी भी कंप्यूटर में जो एक चीज़ हो, जैसे क्षेत्रफल को जो है एक जगह करना है तो वो जो है एक जगह हाईलाइट कर देगा। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, विभिन्न विमाओं वाली आयतों की लंबाई का मापना बिल्कुल नहीं, नापता उपता नहीं है ये। 5 के गुणजों का पता करने के लिए जो है गणना करना बिल्कुल भी नहीं। एक ही परिमाप वाले विभिन्न आकार को ढूंढना। देखिए, एक ही परिमाप वाले जितने भी बहुत सारे यहाँ पर चित्र होगा और बहुत सारे ऐसे चित्रों का परिमाप जो होगा वह सेम होगा। जैसे 20 होगा तो वो सबको जो है ना हाईलाइट कर देगा। तो ये जो है पोर्टफोलियो का काम है। विभिन्न संख्याओं के स्थानीय मान और अंकित मूल्य को ज्ञात करना बिल्कुल भी नहीं। तो इकट्ठा करता है या हाईलाइट करता है एक जैसे चीज़ों को। तो ये आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 8 जनवरी 2022 को पूछे गए मैथ का पेडागोजी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।